अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। आज हम लेकर आए हैं आपके पास मेगा एपिसोड नंबर 4। नावल का नाम है कल्बुल वतन और राइटर का नेम है ईमन रज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट किया करें। यमन मेरी जगह कैसे खड़ी हो सकती है? वो मेरी जगह सिर्फ़ मेरी मेजर शमशेर पर सिर्फ़ मेरा हक है, तो वो उनके पास भी कैसे खड़ी हुई? हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का गिलास बेसाख्ता ही उसके शिद्दत से पकड़ने पर हाथ में टूटकर चिकनाचूर हुआ था कि उसे ख़ुद भी एहसास ना हुआ। रोयाम फ़ौरन आगे आया और उसका खून से भरा हाथ पकड़ा। बानो, ये कैसे हुआ? कैसे लगा तुम्हें? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रही? वो फ़िक्रमंदी से उसके हाथ का जायज़ा लेते बोला तो उसने कोफ्त से हाथ छुड़ाया। मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दें, उसने बेमुरव्वती से कहते रोयाम का हाथ झटका और अंदर की तरफ बढ़ गई। सब परेशानी से उसके पीछे बढ़े थे और रोयाम तो हैरत में घिरा बस उसका लहजा नोट कर रहा था जिस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। रिलैक्स रोयाम, मेरी भाभी थक गई हो इसलिए ऐसा बर्ताव किया हो। माहिर ने भी गौर से बानो का अंदाज देखा था, मगर अपने दोस्त को परेशान देख उसे तसल्ली देना उसने ज़रूरी समझा था, जिस पर वो महज हंकारा भरता रह गया। अब तुम देखती जाओ यमन, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुमने मेरे शमशेर पे नज़र डालने की कोशिश भी कैसे की, अब देखना कितना बुरा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। आग भी मैं लगाऊंगी और तुम जलोगी भी, मगर सब अफसोस मुहरा होने के बावजूद सबकी नज़रों में भी बुरी बन जाओगी तुम। हा हा हा, उसने जुनूनी अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरते पागलों की तरह कहा और शीशे में देखती हंस दी। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ देम ऑल। हा हा हा, शीशे में देखकर शातिराना अंदाज में कहती वो कोई मकरू औरत ही लग रही थी। कैप्टन यमन, आप जानती हैं कितनी हसास इन्फॉर्मेशन आप तक लीक हो चुकी हैं और इसके अलावा और भी होने का खदशा है। जनरल ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, मुझे मेजर शमशेर ने अपडेट्स दे दी थी, उसने सल्यूट करते कहा। तो आपका काम है इस मवाद की रखवाली करना जिसकी किसी को भनक भी ना पड़े, उन्होंने एक हसास मवाद यमन को फराहम करते कहा। तो यमन फ़ौरन उस हसास चीज़ को पकड़ते बोली, सर इसकी मैं जान से भी ज़्यादा हिफाजत करूँगी। जिस्म कट जाएगा मगर दुश्मन इस तक नहीं पहुँच पाएगा, उसने एक अज़म से कहा। तो जनरल उसकी ज़िंदा दिली से मुतासिर हुए। दैट्स द स्पिरिट आई नीड, वेल डन यंग लेडी। यमन वहाँ से निकलती फ़ौरन अपने मैस में गई थी। जब वो वहाँ से बाहर निकली तो बेसाख्ता नज़रों ने उसे ढूंढा था जो एक हफ्ते की शादी की लीव पर गया था। मेजर शमशेर के गला खंकारने पर वो चौंक कर होश में आई। यस सर। खैरियत कैप्टन यमन? कैप्टन बानो नहीं दिख रही कहीं, उसने ताज्जुब से पूछा तो वो दिल कड़ा करते बोली, एक्चुअली सर कल उसकी शादी है इसलिए वो 2 दिन की लीव पर है, उसने बमुश्किल ख़ुद को मजबूत बनाते कहा। ओ आई सी, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज गालिबन आपकी कज़न की मेहंदी है और अभी भी आप ऑन ड्यूटी हैं। उसने उसकी यहाँ मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया। तो उसने किस दिल से ख़ुद को कंपोज किया था ये तो वो जानती थी या उसका खुदा। यस सर, जनरल को मुझसे कुछ ज़रूरी काम था और आप तो जानते हैं ख़ुद की ज़ात से आगे हमेशा वतन रहा है और रहेगा। उसके बाद के अंदाज़ पर वो बेतहाशा मुतासिर हुआ था। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर, ऐसी कैप्टन्स कहीं कम ही मिलती हैं। तो आप कब जा रही हैं फिर घर? कहें तो मैं ड्रॉप कर दूँ? उसने तकल्लुफ़ से पूछा। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी घर ही जा रही हूँ, गाड़ी रेडी है। सी यू सून कैप्टन, उसने सल्यूट करते कहा। तो वो उसके जाने तक उसकी राह देखता रहा। गाड़ी से घर पहुँचने तक उसे सुबह हो गई थी। आंखें रत जगह की निशानदही कर रही थीं। कैसे देख पाऊँगी मैं इन्हें किसी और के साथ? या अल्लाह, अगर वो मेरे मुकद्दर में थे ही नहीं तो ज़िंदगी में आए क्यों? आखिर ये दिल का नासूर कब ख़त्म होगा?
उसने आंखें रगड़ते घर में दाखिल होते सोचा, अस्सलाम वालेकुम। अंदर आते ही पुरजोश लहजे में सलाम किया था। वहाँ के लोग जो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे उसकी आवाज़ पर चौंक के पलटे। अरे यमन, तुम आ गई? आपी, आप आ गई? सब चहककर उसकी तरफ लपके और उसे सीने से लगाया। वो कमरे में फ़्रेश होने गई तो मीरब भी फ़ौरन जिन की तरह उसके पीछे शादी पर पहनने वाले कपड़े लिया हाजिर हुई थी। ये ले आपी, आज आप ये पहनेंगी। मीरब ने उसे अनारी सुर्ख रंग का काम वाला लहंगा लाकर दिया, जिसके दुपट्टे पर बारीक सा नफीस गोल्डन काम उस लहंगे को चार चांद लगा रहा था। मीरब, यू आर श्योर ये मेरे लिए है? मुझे लग रहा है गलती से तुम बानो का ड्रेस मेरे लिए उठा लाई हो। जल्दी वापस करके आओ, इससे पहले कि वो तुम्हारा सर फाड़ दे। यमन ने उस काम वाले लहंगे को हैरत से उलट पुलट करते देखा। नहीं नहीं आपी, ये आपका ही है। मीरब बज़िद थी। मीरब, क्या तुम पागल हो गई हो? उसने गुस्से से कहा तो अंदर आती रहमा बेगम चौंकी। क्या हुआ मेरी बच्ची? ताई, ये देखे ना, इतना भारी ड्रेस उठा लाई है। मेरा ख्याल है ये बानो का है। अरे नहीं पगली, ये बानो ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। वो बज़िद है, अगर तुम ये पहनोगे तो ही वो शादी करेगी, वरना नहीं। ताई की बात पर उसकी आंखें हैरत से पट पड़ी। क्या बानो ने कहा है? वो कब से मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो गई? उसने बमुश्किल थूक निकलते उस हैवी सूट को देखते हुए सोचा। ताई, शादी बानो की है, मेरी नहीं। मैं तो ये दुपट्टा लेकर ही कहीं गिर पड़ी होंगी, तो मुझे उठाएगा कौन? उसने परेशानी से कहा तो वो हंस दी। पहनना तो तुम्हें यही पड़ेगा, उसे अब हुक्म समझो मेरा या बात। उनके इतने इसरार पर वो उनको मना ना कर सकी और अल्लाह का नाम लेती ड्रेस को बमुश्किल दोनों हाथों में पकड़ती बाथरूम में घुस गई। दूसरी तरफ तो आज रोयाम की शान ही निराली थी। मोहब्बत को पा लेना क्या होता है, इससे बेहतर आज कोई नहीं जान सकता था। आज ऑफिसर के यूनिफॉर्म में वो दिल लूट लेने की हद तक प्यारा लग रहा था। कई बार तो उसकी वालदा के अलावा माहिर भी दिल ही दिल में उसकी नज़र उतार चुका था। ठीक तो लग रहा हूँ ना मैं? उसने एक नज़र अपने यूनिफॉर्म को देखकर पूछा। हाँ मेरे यार, ठीक तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, तूने तो आज आग लगा देनी है। मुझे तो उन लड़कियों का ख्याल है जो भाभी से जल जल कर काली हो जाएंगी, माहिर ने शौक लहजे में कहा तो वो हंस दिया। तू नहीं जानता यार कि आज ही कितना खुश हूँ। आज मैं उसको अपनी ज़िंदगी बना लूँगा हमेशा के लिए, जिसने कभी मेरी ज़िंदगी बचाई थी। उसने दिल से तसव्वुर में उसका अक्स देखते हुए कहा तो माहिर तादीबी अंदाज में सर हिला गया। तूने भाभी से उस रात के मुतालिक कुछ पूछा? नहीं, माहिर ने तशवीश से पूछा। पूछना क्या था यार, कॉल तो दूर की बात, इस अरसे में उसने तो एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। रोयाम ने बेताबी से कहा तो माहिर उसके अंदाज पर अश कर उठा। देख ले, अगर वो लड़की भाभी ना हुई तो क्या करेगा? माहिर ने संजीदगी से कहा, बी सीरियस यार, जब बाकी मैस वाले कह रहे थे उस रात सिर्फ उसे मेरे साथ देखा गया था, तो उसके अलावा और कौन हो सकता है? उसने सर झटककर बेनियाजी से कहा तो माहिर गहरा सांस भरकर रह गया। लेकिन तुझे एक बात कहूँ, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मुझे दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मिलने वाली है। आज जो मेरी ज़िंदगी बदल देगी, और इस खुशी को मैं अभी से महसूस कर सकता हूँ। उसने सरशार लहजे में कहते खुद पर एक आखिरी निगाह डाली और माहिर को लेते नीचे चला गया। आखिर बारात निकलने का वक्त जो हो गया था और सब भूले बैठे थे, ये कहाँ का मजाक था। अब मैरिज हॉल की तरफ निगाह दौड़ाई जाए तो सब हॉल में पहुंच गए थे। बस दुल्हन का इंतज़ार था, जिसने पार्लर से सीधा वहीं आना था। सबकी यहाँ से वहाँ दौड़े लगी थी, जबकि यमन सुख अरानी का कामदार लहंगे में दुपट्टे को साड़ी के स्टाइल में सेट किए बड़े नाजुक कदम रख कर चल रही थी कि कहीं वो अगले कदम पर ज़मीन को सलामी न दे दे, क्योंकि जितनी दफ़ा आज उसका पाँव उस लहंगे में अटका था वो मुंह के बल गिरते गिरते बची थी और दिल में बानो मिसनी को 1000 बार कोस चुकी थी। जैसे ही अहमद साहब की निगाह उस तक गई, वो वहीं ठहर गए। कितना टूट कर रूप आया था उनकी बेटी पर, तो क्या उनकी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई कि वो गुड़िया छोड़ खुद गुड़िया बन गई थी? वो आगे बढ़े और बेसाख्ता उसका सर चूम कर कई हज़ार के नोट उसके सर से वार कर मुलाजमीन में बांट दिए। बारात आई तो उन्हें रास्ता रुकाई की रस्म के लिए दरवाजे पर रोक लिया गया था। भैया, ऐसे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, पहले पैसे फिर एंट्री, मीरब ने दबंग अंदाज में कहा तो माहिर टिकटिकी बांध उसे देखने लगा। मोहतरमा, अब बस हुक्म करें, पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है।
माहिर ने सीने पर हाथ रखकर कहा तो चारों अतराफ में हुटिंग शुरू हो गई, जबकि मीरब की नज़र साहिल पर गई जो उसे गौर से घूर रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि साहिल उसके बारे में बहुत पॉजिटिव है। बचपन में ही उनकी बात तय हो चुकी थी और कुछ माह पहले मंगनी भी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन जब भी साहिल किसी लड़के को उसके गिर्द देखता तो तब कर रह जाता, बल्कि उससे बात भी ना करता। और फिर वही जानती थी कि उसे साहिल को मनाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते थे। अब भी उसकी आंखों से नाराज़गी साफ झलक रही थी। चूँकि बहन का ससुराल का मामला था तभी साहिल खामोश था, वरना माहिर की दुर्गत बना देता। नहीं, वो तो यमन आप ही बताएंगी, क्योंकि इस पर तो उनका हक है। उसने फ़ौरन उसका वहाँ ध्यान भटकाया जिसमें बाकी लड़कियों ने भी ज़ोरों शोर से तस्दीक की थी। है कहाँ आपकी मोहतरमा यमन साहिबा? उनका तो लगता है मुझसे 36 का आंकड़ा है, जो मुझे देखकर नज़दीक भी नहीं पटकती। उसने उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस करते लतीफ़ से तंज़ किया, जिस पर एक बार फिर महफिल तालियों से गूंज उठी। ये तो आपको कोई ख़तरनाक मर्ज़ लायक है, ना ही आप बिजली के खंभे हैं जिसके नज़दीक आने से मुझे झटका लगेगा। सो डोंट वरी। अपने नाम की पुकार सुन यमन उन लड़कियों के पीछे से नमूदार हुई थी। यमन की करारे जवाब पर रोयाम अश कर उठा था। तो इसका मतलब है आपको पैसे नहीं चाहिए? रोयाम तो उसे सुर्ख लिबास में देखते ही होश खो बैठा था। हालांकि यमन ने मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप ग्लॉस और आंखों में काजल डाला था, लेकिन उसका होश गंवाना सिर्फ 2 लम्हे के लिए था। अगले लम्हे ही वो सर झटककर खुद को उसके शहर से निकालते, उसे ऊपर से नीचे तक देखते तंजिया लहजे में बोला। तो यमन नीचे मुंह कर मुस्कुरा दी। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है मेजर, बात तो सारी आप पर मुनहसर है। जिसका अपना दिल पैसों में डंडी मारने का कर रहा है। उसने भी आईब्रो उचकाते कहा तो लड़कियों ने ज़ोरों शोर से तस्दीक की थी, जबकि माहिर उसकी हाजिर जवाबी पर अब तक दंग था। कोई तो था जो मेजर रोयाम की भी बोलती बंद करने का हुनर रखता था। उसने सताइशी अंदाज में सर हिलाया और रोयाम, वो तो बस उसके इतने करारे जवाबों पर उसको देख कर रह गया था, जो लम्हे के लिए भी नहीं चहक रही थी। अरे नहीं कैप्टन यमन, आपकी कारकर्दगी से मैस में कौन वाकिफ़ नहीं। आप पर पैसे मांगना सूट भी नहीं करता, बल्कि इनाम जचता है आप पर। इससे पहले कि रोयाम कुछ और बोलता, माहिर ने यमन की तारीफ़ करते 50,000 उसके हाथ में रखे थे, जिस पर लड़कियां खुशी से चिल्ला उठीं और यमन महज मुस्कुरा कर रह गई। और रोयाम तो बस उसकी मुस्कुराहट को जांच रहा था, जो बनावटी लग रही थी। लेकिन एक बात तो थी, उससे तकरार करने में भी एक अलग ही मज़ा था। उसने जाती हुई यमन को देखते दिल में सोचा, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं इतरा रही बटरफ्लाई। सुबह की मेरे हाथ ही नहीं आई। साहिल ने मीरब को आड़े हाथों लिया, जो उसे देखकर खिसकने के चक्करों में थी। साहिल, कोई देख लेगा ना, जाने दें। अब हम बानो अपिया को लेने जा रहे हैं, उनको स्टेज पर भी लेके जाना है। उसने शर्माते हुए लजाजत से कहा। तो साहिल उसके अंदाज पर दिल थाम कर रह गया। उफ, ये अदाएं कहीं हमारी जान ना ले लें, उसने पीछे को गिरते कहा। तो मीरब ने उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। अरे मेरी जान, हुआ क्या? वह हंसते हुए बोला, आप मरने की बातें मेरे सामने क्यों करते हैं? किसी दिन अपने हाथों से जान ले लूँगी आपकी। उसने नम आंखों से कहा तो वो हंस दिया। फिक्र न करो जाने जिगर, तुम्हारी जान भी मैं अपने ही हाथों से निकालूंगा किसी दिन, उसने जुमानी अंदाज में कहा तो वो सुर्ख चेहरे के साथ उसे धक्का देती भाग गई थी, जबकि वो उसकी फुर्ती देख मुस्कुरा दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके बोले गए बोल किस अंदाज में उसके सामने आने वाले थे। वो सब जब बानो को ब्राइडल रूम में लेने गई तो खाली कमरा मुंह चिढ़ा रहा था। उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया मगर उसका नामो निशान न मिला। यमन फौरन साहिल और मुनीब के साथ कैमरा फुटेज रूम में गई और उन्हें आज की फुटेज दिखाने का कहा, और वो ये सब देखकर दंग रह गए कि बानो अपने आप को पूरी तरह ढककर खिड़की से बाहर निकली थी और अगली वीडियो में वो साफ किसी नकाबपोश शख्स के साथ गाड़ी में बैठकर फरार होती नजर आ रही थी। आहिल ने वो वीडियो 100 बार चलाई मगर हकीकत वही थी। यमन भी शशदर थी कि उसे बानो से कम से कम इस कदम की उम्मीद नहीं थी। साहिल सुर आंखों से बस स्क्रीन को यकटिक देख रहा था। यमन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। चौंके तो वो तब जब पीछे खड़े
ताया नीचे गिरे। वो सब उनको उठाने के लिए लपके जो अपनी बेटी का उनके मुंह पर कालक मलना सह ना पाए थे। रफ्ता रफ्ता सारे घर वालों को ये बात तो मालूम हो गई। हैरान जिब्रान साहब को जब मालूम हुआ तो वो फ़ौरन उन तक पहुँचे। भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप कहते हैं तो मैं आपके पाँव में गिरकर माफ़ी मांग लेता हूँ। जैसे ही वो उनके पैरों में झुकने लगे, जिब्रान साहब ने फ़ौरन उनके बाजुओं को थामते उन्हें खड़ा किया और सीने से लगाया। वो उनका दुख समझते थे। नहीं भाई साहब, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। अगर आप अब इस चीज़ का अजाला करना चाहते हैं तो मैं यमन का रिश्ता रोयाम के लिए चाहता हूँ। अगर तो नहीं तो ये मंज़र, क्योंकि वो भी मेरे लिए बेटियों से बढ़कर है और मैं नहीं चाहता कि पूरे ख़ानदान में हम में से किसी को की बदनामी हो। जिब्रान साहब ने सुलझो अंदाज में कहा तो ताया फिलफोर अपने छोटे भाई अहमद की तरफ मुड़ गए और उनसे दोनों हाथ जोड़ यमन को भी रोयाम के साथ रुखसत करने का कहा। मेरे भाई, अगर कभी मैंने तुम्हें कोई छोटी सी भी खुशी दी हो तो उसके बदले आज खुदारा यमन को रोयाम के साथ रुखसत कर दो। यकीन जानो वो बहुत अच्छा लड़का है। इस तरह हम सब बदनामी से भी बच जाएंगे। उन्होंने हाथ जोड़ते कहा तो अहमद शाह मजबूर हो उठे थे और उनके हाथ पकड़कर उन्हें ऐसा करने से रोका। यमन जो शशदर खड़ी सारा तमाशा देख रही थी, अहमद साहब के अपने करीब आने पर चौंकी। बेटा, आज पहली दफ़ा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या दोगी मुझे? बाबा, आप इल्तिजा क्यों करते हैं? हुक्म करें आप। अपने बाप को यूँ शिकस्ता लेजे में इल्तिजा करते देखकर उसका दिल 100 टुकड़ों में बटा था। तो मेरा यह हुक्म ही समझ लो कि तुम रोयाम से शादी कर लो। मगर बाबा, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? मैं बानो की जगह कैसे ले सकती हूँ? और रोयाम तो बानो को चाहते हैं। उसने दुख से कहा, आज से बानो हमारे लिए मर गई है। तुम ही हमारी बेटी हो और तुम्हें ही हमारी लाज रखनी है। बेटा, तुम्हें मेरी कसम, खुदारा मेरे कंधे झुकने से बचा लो। उसके ताया ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा तो आंसू बेमोल होते उसकी गोद में टूटकर बिखरते चले गए। उसके पास इनकार का कोई जवाब नहीं बचा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जब मौलवी साहब ने उसे पूछा तो उसके जिस्म से जान निकलने लगी। वो भला बानो की जगह कैसे ले सकती थी? रोयाम तो बानो को चाहता था, तो फिर वो उसकी चाहत कैसे बन सकती थी? बेशक उसने रोयाम को तहज्जुद में मांगा था, मगर उसने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था। क्या वो मुझे कभी कबूल कर पाएंगे? ये सोच ही उसका दिल लर्जा रही थी। तीसरी बार पूछने पर उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कबूल है कहा और निकाहनामा पर कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। वो ये नहीं जानती थी कि उसने अपने इस अमल से अपने आप को किस जहन्नुम में धकेल दिया है। उसका अंदाज़ा उसे आज की रात होने वाला था। रोयाम के जहन में इस वक्त चक्कर चल रहे थे। उसने किस दिल से कबूल है कहा था, ये वही जानता था। सुर्ख आंखें उसके ज़ब्त की निशानदही कर रही थी। निकाह के मराहिल पूरे होते ही वो किसी चील की मानंद बाहर लपका था। एक फ़ोन कॉल ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। कैप्टन यमन, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा बरज़ख किसे कहते हैं। तुम अपने आप को किस जहन्नुम में डाल चुकी हो ये तुम नहीं जानती। आज तुम मेरा वो रूप देखोगी जो कभी किसी ने नहीं देखा। और मुजरिमों को माफ़ करना मेजर रोयाम की सरिश्त में शामिल नहीं। उसने लहू छलकाती आंखों से खुद से अहद किया। वो जो मसहरी पर बैठी रोयाम का इंतज़ार कर रही थी, दरवाज़ा ठा की आवाज़ से खुलने पर चौंक उठी। रोयाम को अपनी तरफ ख़तरनाक तेवरों से बढ़ते देख उसकी जान लबों पर आई थी। उसने पूरी शिद्दत से यमन को उठाते अपनी तरफ खींचा था कि वो लहराकर उसके सीने से आ टकराई थी और हाथ की चूड़ियाँ टूटकर नीचे फर्श पर बिखरती चली गई थी। आज की एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। आज की एपिसोड में मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं वॉइस ओवर में, लेकिन सॉरी मैं दोबारा नहीं कर सकती। छोटी मोटी गलतियों को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई एपिसोड के साथ। अस्सलामुअलैकुम।